और फिर से वो रिप्रोड्यूस करेगी। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि यहाँ पर है, ये सपोज करो कोई बैक्टीरिया है और वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और एक बैक्टीरिया से कितने बन गए, 2 बैक्टीरिया बन गए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पहला वाला था इसमें सारा का सारा ब्लू कलर था, लेकिन इससे जो ये बना इसमें यहाँ पर रेड कलर आ गया और इसमें यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर आ गया। मतलब बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो इसका ऐसा ही रहा, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े चेंजेस इसके अंदर आते चले गए। अब इस जनरेशन ने फिर क्या किया, रिप्रोडक्शन किया और इससे ये 2 बैक्टीरिया बने, और इसने किया तो यहाँ पर ये 2 बैक्टीरिया बने। तो हर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर रेड कलर था तो इसमें ये रेड तो है, लेकिन यहाँ पर कलर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और इससे ये बना तो इसमें ये वाला डिफरेंट हो गया। तो ये वाले और ये वाला क्या हो गया, दोनों थोड़े थोड़े डिफर है एक दूसरे से। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर ये इससे ये 2 बन रहे हैं तो इनमें भी क्या है, ये आपस में भी डिफरेंट है, क्योंकि इसका बीच का कलर चेंज हो गया और इसमें यहाँ पर नीचे कलर चेंज आ गया। तो अब क्या होता चला जा रहा है कि धीरे धीरे करके जो वेरिएशंस हैं वो एक्यूमुलेट, यानी कि इकट्ठी होती चली जा रही हैं, और हम यहाँ से और इस जनरेशन को ऑब्ज़र्व करेंगे या इसको इससे ऑब्ज़र्व करेंगे या इससे ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हमें दिखाई देंगी। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्पीशीज़ के लिए जो ये वेरिएशंस हैं, क्या चांसेस ऑफ सर्वाइवल एक जितने होंगे उनके लिए, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज आ गया तो क्या उसके लिए वो उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना कोई और चेंज होता तो वो भी उतना ही होता? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि वो वेरिएशन किस टाइप की है। ठीक है, अब कुछ वेरिएशंस ऐसी हो सकती हैं जो एडवांटेजियस हों, और कुछ वेरिएशंस ऐसी हो सकती हैं जो एडवांटेजियस ना हो सके, होके क्या हों, डिसएडवांटेजियस हों, मतलब हार्मफुल हों। तब वो वेरिएशन क्या होंगी कि इस तरह का ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो अभी क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई बैक्टीरिया का ग्रुप है और उनमें से वेरिएशन आके कुछ बैक्टीरिया कैसे बन जाते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया का ग्रुप है तो उसमें से सपोज़ करो इस बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी आ गई कि ये ज़्यादा टेम्परेचर में भी ज़िंदा रह सकता है। तो अब सपोज़ करो ये पूरे के पूरे बैक्टीरियाज पानी के अंदर रह रहे थे, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब वेरिएशन जिसके अंदर आई थी सिर्फ यही वाला बैक्टीरिया सरवाइव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी वेरिएशन आ चुकी है जो इसके लिए बेनिफिशियल है, और ये जो बाकी के बैक्टीरिया हैं ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि किस तरह की वेरिएशंस उसके अंदर आई हैं। अब टॉपिक आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या चीज़ है? देखो, जब रिप्रोडक्शन होता है तो हमारा बॉडी डिज़ाइन तो सिमिलर बनेगा। जैसे कोई एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा है तो देखते ही आप पहचान जाओगे कि उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, एक नाक है, 2 कान है, तो ये क्या है, सिमिलर बॉडी डिज़ाइन है। लेकिन अब भी आप भी अपने फादर या मदर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, कुछ डिफरेंसेस हैं, आपकी शक्ल अलग है, उनकी अलग है, तो ये क्या हैं, ये वेरिएशंस होती हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स हम किसको कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स हम उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो उसी तरह की कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, कुछ डिसिमिलरिटीज़ होंगी, यानी कि डिफरेंसेस होंगे। तो जो सिमिलरिटीज़ यानी कि सेम चीज़ें अपने पेरेंट्स जैसी हमारे अंदर आई हैं, तो यानी कि वो कैरेक्टर्स हमने इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो ईयर लोब का। तो 2 तरह के ईयर लोब दिखा रखे हैं, ये है अटैच्ड ईयर लोब और ये है फ्री ईयर लोब। तो आप अपनी क्लास में या अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों में या अपनी फैमिली मेम्बर्स के ईयर लोब को देख सकते हो। तो कुछ मेंबर्स के आपको ईयर लोब ऐसे मिलेंगे और कुछ के ऐसे मिलेंगे। सपोज़ करो किसी बच्चे का ईयर लोब ऐसा है और उसके फादर का भी ऐसा ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ये फ्री लोब ऑफ ईयर वाला कैरेक्टर अपने फादर से इनहेरिट किया है। और सपोज़ करो कि बच्चे का तो ऐसा है लेकिन उसकी मदर का ऐसा है, यानी कि वो क्या है, ये उसने करैक्टर
अटैच्ड ईयर लोब का करेक्टर अपने पेरेंट्स से नहीं लिया, और ये उसके अंदर क्या आ गई है, वेरिएशन आ गई है। तो इनहेरिटेड करेक्टर्स वो होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने आसपास में या फैमिली में इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह से इनहेरिटेंस की बातें होती हैं, या किस तरीके से और ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि कोई भी बच्चा होगा, उसका जो डीएनए होता है, उसका डीएनए किसके डीएनए से मिलके बनता है, उसके फादर के डीएनए का 50% और मदर के डीएनए का 50%, तब मिला के उसका क्या बनता है, किसी बच्चे का 100% डीएनए बनता है। इसका मतलब है कि कोई भी करेक्टर है बच्चे के अंदर, कोई भी एक ट्रेट है बच्चे के अंदर, तो उसके 2 वर्जन प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज करो हमने हेयर के टेक्सचर का ले लिया कि उसके अंदर उसके फादर और मदर का क्या है, हेयर का टेक्सचर अलग अलग है, किसी का स्मूथ है, किसी का कर्ली है। तो अब उस बच्चे के अंदर या तो स्मूथ वाला करेक्टर आएगा या कर्ली वाला आएगा। अगर स्मूथ वाला आया, सपोज करो उसके फादर का स्मूथ हेयर था, तो उसने इनहेरिट किया है वो करेक्टर अपने फादर से। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए थे मेंडल। मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बहुत सारे लॉ बनाए थे, और आज से लगभग 100 साल से भी पहले की बात है कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अब मेंडल कौन थे? मेंडल एक साइंटिस्ट थे जो कहाँ पर पैदा हुए थे, जिन यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, मतलब ये कहाँ के थे, एक इन्होंने मोनेस्ट्री समझते हैं किसे, रिलीजियस प्लेस होता है जैसे, तो बौद्ध लोगों का जो रिलीजियस प्लेस होता है वो मोनेस्ट्री होता है। वहाँ पर एजुकेशन भी दी जाती है और धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन वहीं से की थी, साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में हायर स्टडीज़ के लिए चले गए। तो क्या हुआ कि वो अपने एग्ज़ाम्स में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, वो फेल हो गए अपने पेपर में। तो अब वो फेल हो गए, तो उसके बाद भी वो निराश नहीं हुए। उनको क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वह फिर से अपनी मोनेस्ट्री में वापस आ गए, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुना जो गार्डन पी होती है, मतलब मटर के पौधे को चुना, और उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। और जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके बेस पर उन्होंने कुछ इनहेरिटेंस के लॉ दिए। ठीक है, और इन लॉ को देने में उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स दोनों के रूल्स का यूज़ किया। तो ये पहली बार था जब किसी बायोलॉजिस्ट ने मैथमेटिक्स के फार्मूलाज का यूज़ अपने इनहेरिटेंस के रूल्स देने के लिए किया। तो इन्होंने 3 रूल दिए थे जो हम एक एक करके आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे।